बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लिया था और हमने कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 4 फैक्टर बल्कि 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला ब्लड फ्लो, दूसरा कैपिलरी परमिएबिलिटी, तीसरा बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, चौथा आता है लिपोफिलिसिटी, आता है पांचवा वीडी अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बताया था वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसको थोड़ा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहला है ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होता है टू द कैपिलरीज, क्योंकि आपको पता है कि कैपिलरीज वाली जगह के ऊपर ही टिश्यूज की या ड्रग्स की एक्सचेंज होनी है। तो ये रिलेटिवली ड्रग्स, ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है ये कहते हैं कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या करवाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल वेल परफ्यूज टिश्यू होती है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, सबक्लिनिक सर्कुलेशन है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, ठीक हो गया। लेकिन जो पुअरली परफ्यूज टिश्यूज होती है, फॉर एग्जांपल फैट, बोन, दूसरे विसरा, उनके अंदर ये ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होती है। दूसरा कैपिलरी की परमिएबिलिटी, जितना कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तीसरा ड्रग की बाइंडिंग, जो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी वो आगे लीव नहीं कर पाएगी प्लाज्मा को। चौथा लिपोफिलिसिटी होता है, जो लिपोफिलिसिटी यानी जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है वो कि लिपिड बाइलियर के अंदर रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उनको स्लिट जंक्शन में से पास करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब लास्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो तमाम फ्लूइड वॉल्यूम जो किसी ड्रग को कंटेन करने के तौर पर इस्तेमाल आता है एट द सेम कंसेंट्रेशन मेजर्ड इन द प्लाज्मा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आपने कोई पाउडर डाला है, ठीक है, तो वो तमाम वॉल्यूम गिलास का पानी का जो उस पाउडर को कंटेन करता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अपेरेंट है, इसको कोई फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस नहीं होता, असल में क्या होता है, मैथमेटिकल होता है। किस तरह से मालूम करोगे, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज कॉल्ड वीडी या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिलती है कि सबसे पहले जो ड्रग होती है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, एक होता है इंट्रा सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर भी दो तरह का होता है, इंटरस्टिशियल और दूसरा होता है प्लाज्मा होता है, ठीक हो गया, ओके। यानी जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो किसी न किसी कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, एक होता है प्लाज्मा कंपार्टमेंट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, तीसरा होता है टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट होता है, ठीक हो गया। इन तीन को कंपेयर करने के लिए हमने इनका टेबल बना लिया है और टेबल आपने यहाँ से देख लेना है। पहला प्लाज्मा कंपार्टमेंट, प्लाज्मा कंपार्टमेंट को जिस मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है वो 1 कंपार्टमेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें 2 कंपार्टमेंट आ जाते हैं, मतलब ड्रग थी वो प्लाज्मा से होती हुई इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में गई है तो 2 कंपार्टमेंट हो गया और टोटल बॉडी वाटर के अंदर मल्टी कंपार्टमेंट आ जाती है। अब जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट है किस ड्रग का फीचर होता है, ऐसी ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा है और वो प्लाज्मा को छोड़ नहीं सकती या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है तभी वो प्लाज्मा को लीव नहीं कर सकती, तो वो प्लाज्मा के अंदर ट्रैप रहती है। जब वो प्लाज्मा के अंदर ट्रैप रहती है वो स्लिट जंक्शन के अंदर क्रॉस नहीं कर पाती, तो उसकी जो वीडी होती है वो प्लाज्मा वॉल्यूम के बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर होती है और इसकी वीडी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, एग्जाम्पल हेपरिन है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो जाने वाली ड्रग होती है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होती है, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वो स्लिट जंक्शन को तो क्रॉस कर पाती है लेकिन लिपिड बाइलियर को क्रॉस नहीं कर पाती। इसकी वीडी क्या होती है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बराबर होती है, फॉर एग्जाम्पल 14 लीटर होती है, 20% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, जबकि 4% ऑफ बॉडी वेट प्लाज्मा होता है। इसकी वीडी मॉडरेट होगी और इसके अंदर एग्जांपल आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड की। टोटल बॉडी का वाटर के अंदर मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है, इसके अंदर ऐसी ड्रग होगी जो लो मॉलिक्यूलर वेट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी, लिपोफिलिक होती है, लिपिड बाइलियर को क्रॉस कर जाती है। इसकी जो वीडी होती है टोटल बॉडी वाटर के बराबर होती है, 60% ऑफ बॉडी वेट होती है। इसका वीडी सबसे ज़्यादा होगा और इसकी एग्जाम्पल एथेनॉल, इसकी एग्जाम्पल अमाइनोग्लाइकोसाइड और इसकी एग्जाम्पल है हेपरिन होती है, ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पर 2 फेस लिखे हुए, एक है डिस्ट्रीब्यूशन फेस, एक एलिमिनेशन फेस होता है, ठीक हो गया। कि कोई यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि मोस्टली जो ड्रग्स होती है उनके अंदर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला देखने को मिलता है, ठीक हो गया, ओके। अब इसका इफेक्ट ऑन हाफ लाइफ, कि जो हाफ लाइफ होती है वो वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वीडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ वीडी ऑन हाफ लाइफ, के वीडी का इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है हाफ लाइफ के ऊपर, क्योंकि जो ड्रग की एलिमिनेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है कि कितनी ड्रग आ रही है लीवर के पास, किडनी के पास, क्योंकि वहीं पे मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होनी है, ठीक हो गया, ओके। यानी जिसकी वीडी कम से कम होगी वो लीवर और किडनी के पास नहीं पहुंच पाएगी, लीवर किडनी के पास नहीं पहुंच पाएगी, उसकी हाफ लाइफ आपको क्या देखने को मिलेगी, रिलेटिवली क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा कम उसके हिसाब से, वीडी के हिसाब से, ठीक हो गया। कि अगर डिलीवरी होती है अगर ऑर्गन ऑफ परफ्यूजन के पास तो उतना वीडी ज़्यादा होगा। जो डिलीवरी होती है वो ना सिर्फ ब्लड फ्लो बल्कि इसके अलावा फ्रैक्शन ऑफ ड्रग के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड
स्कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक हो गया। अगर किसी ड्रग का वीडी ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादातर वो एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस में है, मैंने उल्टा बोल दिया था। अगर किसी का वीडी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लाज्मा यानी प्लाज्मा में नहीं है। जब वो प्लाज्मा में नहीं है तो किडनी के पास नहीं आएगी, जब वो किडनी के पास नहीं आएगी तो एलिमिनेशन भी कम से कम होगी। तो कोई भी फैक्टर जो वीडी को बढ़ा देता है तो वो हाफ लाइफ को भी बढ़ा देगा। जब भी आपने फार्मूला देखा था ना कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी, और उसकी वजह से वीडी के ज़्यादा होने की वजह से या हाफ लाइफ के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई ड्रग टिश्यू प्रोटीन के साथ बाउंड करती है तो उसका वीडी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टोटल बॉडी वाटर। अब देख लेते हैं ड्रग क्लियरेंस टू द मेटाबॉलिज्म। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपने इसको भूलना नहीं है, आपने इसको याद रखना है। क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693। अब 0.693 क्या होता है, ये होता है नेचुरल लॉग होता है 2 का, और वीडी ओवर हाफ लाइफ। लेकिन 0.693 को आप राउंड ऑफ करके हुए 0.7 बना देना। अब ड्रग का क्लियरेंस थ्रू द मेटाबॉलिज्म, जैसे ही कोई ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद उसकी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और 3 मेजर रूट्स एलिमिनेशन के, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, बिलियरी एलिमिनेशन और यूरिनरी एक्सक्रीशन होती है। एक वर्ड आपने नोट करना है, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। एलिमिनेशन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, इरिवर्सिबल ड्रग। तो इसके अंदर इन शॉर्ट जो एलिमिनेशन के अंदर आपको 2 फेज देखने को मिलती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, और दूसरा एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन क्या होती है, पूरी की पूरी इंटैक्ट ड्रग को पूरी बॉडी से निकाल देना, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक हो गया। एलिमिनेशन होने की वजह से क्या होती है, तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम होती रहती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली कम होती रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कांस्टेंट फ्रैक्शन होता है ड्रग का वो एलिमिनेट होता है गिवन यूनिट टाइम के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बता रहा है। अब मेटाबॉलिज्म के काइनेटिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और दूसरा होता है जीरो ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो मोस्टली ड्रग्स के लिए होता है, जो जीरो ऑर्डर होता है वो फेनिटोइन के लिए, एस्पिरिन के लिए और एथेनॉल के लिए, स्पेसिफिकली अगर इनकी डोज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हवाले से क्या कहती है कि जो रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग के, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड पर यूनिट टाइम, यानी इसकी जो हाफ लाइफ होगी और इसकी जो क्लियरेंस होती है वो क्या होती है, इस केस के अंदर कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट फ्रैक्शन इसमें टूटेगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। यानी क्या होगा, इसके अंदर कौन सा होगा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज। इसमें कांस्टेंट अमाउंट होती है, उसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट होती है, इसमें हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं होती, ठीक हो गया। यहाँ पर एक ड्रग एक एग्जाम्पल बनाई हुई है, एक डायग्राम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक ड्रग है वो लिपोफिलिक है, तो फेज 1 रिएक्शन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वैसे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था। जो हमारे ड्रग के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फेज 1 और फेज 2 होते हैं, ठीक है। फेज 1 और फेज 2, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग लिपोफिलिक है तो फेज 1 रिएक्शन से क्या होगा, उसकी लिपोफिलिसिटी कम हो जाती है, हाइड्रोफिलिसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, यानी वो पोलर हो जाती है। फिर फेज 2 की वजह से क्या होगा, फेज 2 की वजह से उसकी कॉन्जुगेशन होती है, और जो कॉन्जुगेटेड ड्रग्स होती है नॉर्मली इनएक्टिव होती है। लेकिन फेज 1 के बाद जो ड्रग्स होती है वो इनएक्टिवेटेड भी हो सकती है, एक्टिवेट भी हो सकती है, अनचेंज हो सकती है। लेकिन फेज 2 के बाद ड्रग हमेशा इनएक्टिव होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रग फेज 1 के बजाय फेज 2 की तरफ फौरन ही जंप कर जाती है, ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, हम ड्रग मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक की तरफ आए गए हैं। तो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म की क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अगर आपको दिखा दूं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म क्या लिखा हुआ, केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। और इस अल्टरेशन की वजह से जो नॉन पोलर या लिपोफिलिक ड्रग होती है वो पोलर और लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम टॉक्सिक मेटाबोलाइट। इसकी साइड क्या होती है, लिवर के अंदर, लेकिन इसके अलावा किडनी या इंटेस्टाइन या प्लाज्मा और लंग्स के अंदर भी होती है। इसके इफेक्ट क्या होती है कि प्रो ड्रग को एक्टिव बना देना, या एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव बना देना, या एक्टिव को एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करा देना। एग्जाम्पल इसकी लीवर डोपा को डोपामिन के अंदर, मिथाइल डोपा को मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर, तो ये प्रो ड्रग को एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करा देना। एक्टिव को इनएक्टिव के अंदर प्रोपेनोलोल, मॉर्फिन, पैरासीटामोल होती है, और एक्टिव को एक्टिव के अंदर, जिसका एग्जांपल है डाइजिटॉक्सिन को डाइजॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देना, फिनासिटिन को पैरासीटामोल के अंदर कन्वर्ट करा देना। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट कर देना ताकि इसकी टॉक्सिसिटी कम से कम हो, लिपोफिलिसिटी कम से कम हो, हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा हो, बिलियरी एक्सक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो, रीनल रीअब्सॉर्प्शन कम से कम हो, रीनल एक्सक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो किडनी होती है वो लिपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, ठीक हो गया, क्योंकि लिपोफिलिक क्या करते हैं, सब मेम्ब्रेन को रेडिली क्रॉस कर पाती है और आसानी से वो रीअब्सॉर्ब हो सकती है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो लिपोफिलिक ड्रग को वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है तो उनको आपने क्या करना है, मेटाबोलाइज करना, उनको हाइड्रोफिलिक के अंदर कन्वर्ट कराना। तो उसके लिए 2 रिएक्शन होती है, फेज 1 और फेज 2, मेनली लीवर के अंदर होती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 मेनली डिपेंडेंट होता है साइटोक्रोम P450, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइटोक्रोम P450 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल अमाइन ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन है, एस्टरेस होता है और हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक हो गया। ओके, तो हमारे जो फेज 1 रिएक्शंस होती है, फेज 1 रिएक्शन करते हैं कि लिपोफिलिक ड्रग को पोलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करा देती है। ठीक हो गया, यानी जो ड्रग एक्टिवेट भी हो सकती है, नहीं भी एक्टिवेट हो सकती है, या अनचेंज हो सकती है। ओके, इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। फेज 1 रिएक्शन के अंदर मेनली रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस वगैरह चलती है, और ये P450 के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, कुछ P450 इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे एंजाइम होते हैं फेज 1 के, वो साइटोक्रोम P450 होती है। ठीक है, P450 हमारे जो एंडोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स है, ड्रग्स है, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है। अब इनका कुछ नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है। नोमेनक्लेचर अगर आप यहाँ पे देखो, बल्कि इस डायग्राम में देखो तो CYP क्या होता है, इनका रूट सैम्बल होता है। CYP2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब फैमिली है, C का मतलब सब फैमिली, और 9 का मतलब है जीन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो CYP2C9 होता है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी के इसके जो 4 आइसोएंजाइम होते हैं इंपॉर्टेंट, CYP3A4 और 5, CYP2D6 होता है, CYP1A2 होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे एक वर्ड आपने नोट करना है, पहले आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ कि जो साइटोक्रोम P450 इनको मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज कहती है। ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स होती है जो कि फेज 1 रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं। हीम कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक हो गया, और इनकी जो पीक आती है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर, वो 450 नैनोमीटर के ऊपर आती है। इनके सबस्ट्रेट क्या होती है, ड्रग्स होती है, और इनके जो इंड्यूसर होती है अभी कोई दूसरी ड्रग्स होती है। और इनहिबिटर क्या होते हैं, इनके क्या करती है, वो मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है। कौन कौन सी होती है, 3A4 और 3A5 50% ड्रग को मेटाबोलाइज करती है, 2D6 25 को करती है, 1A2 15% को करती है। तो 1A2 2D6 और 3A4 3A5 आपने ये याद रखने है। ठीक है, ओके। तो बाकी इसके बाद साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर, और इसके बाद इंड्यूसर, और हम इसके बाद पढ़ेंगे इंड्यूसर के बाद पढ़ेंगे हम इनहिबिटर्स वगैरह। तो पहले हम फेज 1 और फेज 2 को कंपेयर कर लेते हैं। फेज 1 रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो किसी पैरेंट मॉलिक्यूल का लिपोफिलिक ड्रग को मोर पोलर बना देती है। ठीक हो गया। ओके, किस तरह से कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देती है। जबकि फेज 2 रिएक्शन के अंदर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग विद पोलर मियोटी। फॉर एग्जांपल ग्लूक्रोनेट के साथ कॉन्जुगेशन करवा देते हैं, एसीटेट के साथ कॉन्जुगेशन करवा देते हैं, सल्फेट के साथ करवा देते हैं, ग्लूटाथायोन के साथ करवा देते हैं, ग्लाइसिन के साथ करवा देते हैं, मिथाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन करवा देते हैं। इनका दूसरा नाम है नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन, जबकि इनका नाम है सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन होता है। इनके जो मेटाबोलाइट्स होती है वो पोलर होती है, एक्टिव होती है, या इनएक्टिव भी हो सकते हैं, अनचेंज होते हैं, लेकिन इसके हमेशा पोलर और यूजुअली अनएक्टिव होते हैं। हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है। कॉन्सिक्वेंस के क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेशन। रिलेटिवली ये ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, यहाँ पे नॉट मच सिलेक्टिव। हालांकि ये वाले फेज 1 वाले ज़्यादा सिलेक्टिव थे आई थिंक, लेकिन कुछ ना कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारी ड्रग को कर जाते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी कहाँ गई। एंजाइम साइटोक्रोम P450, जबकि यहाँ पे ट्रांसफरेंस एंजाइम होती है, यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन इसमें होता है जबकि इसमें नहीं होता। इसके अंदर माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन लिखी हुई है, नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं जिसको आप ना याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर ग्लूक्रोनाइडेशन है जो कि एस्पिरिन डाइजॉक्सिन की होती है, एसिटाइलेशन है, ग्लूटाथायोन है, एसाइलेशन है, सल्फेशन है, मिथाइलेशन है, राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस वगैरह होती है। ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, CYP इंड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, CYP इंड्यूसर्स, ओके। लेकिन यहाँ पर भी हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी वगैरह पढ़ लेते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहते हैं कि जो साइटोक्रोम P450 होती है इनके अंदर बहुत सारा जेनेटिक वेरिएशन होती है हर इंडिविजुअल के अंदर, कि कुछ इंडिविजुअल के अंदर एंजाइम एक्सप्रेस होती है, किसी के अंदर एंजाइम एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता है, बहुत सारा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, ओके। और इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से एफिकेसी और इनके जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CYP2D6, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, 2D6, ठीक है। अब इसकी म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, इसका म्यूटेशन, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया और ऐसी म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कोडीन होती है तो कोडीन का फायदा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो CYP2D6 होता है कोडीन को एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर ये एंजाइम इनएक्टिव होगा या एंजाइम एब्सेंट होगा तो कोडीन एक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो साइटोक्रोम CYP2C है, जैसे CYP2C19 होती है, क्लोपिडैग्रल को एक्टिवेट करती है, ठीक है। अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो फिर क्लोपिडैग्रल एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। तो CYP2C19 और CYP2D6 इसका आपने याद रखना है, ठीक है, ओके। अब CYP इंड्यूसर्स क्या होती है, तो CYP2C9 के इंड्यूसर्स क्या होते हैं, तो आपने इसको याद रखना है, CPR से याद रखना है, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटल और रिफेम्पिन, जबकि इसमें भी आपने याद रखना है CPR 3A4 और 3A5 के लिए CPR, लेकिन CDR रिसेप्टर के नाम सुनिए आपने, CDR या CDPR से याद रख लो या CPRD से याद रख लो। तो C से कार्बामेज़ेपिन है, फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटल है, रिफेम्पिन और डेक्सामेथासोन आ जाता है इंड्यूसर के अंदर। बाकी इसके सबस्ट्रेट याद करने की जरूरत नहीं है। 2D6 का कोई इंड्यूसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक स्टेरी लिखा हुआ है, स्टेरी, ठीक है, तो उसको छोड़ो आप, ठीक है, ओके।
यहाँ पे कुछ बातें पढ़ लेती है साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर के अंदर के जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होती हैं उनको दूसरी ड्रग इंड्यूस कर देती है। फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिना, कार्बामेज़ेपिन इनको इंड्यूस कर देती है। इसकी वजह से क्या होगा, दूसरी ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम से कम हो जाएगी, हाफ लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो रिफेम्पिन होती है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV प्रोटीएस इनहिबिटर, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है HIV प्रोटीएस इनहिबिटर, यहाँ पर एग्जाम्पल ही नहीं दी हुई। ओके, तो HIV प्रोटीएस इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को कम कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से HIV का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और HIV की ड्रग्स की पोटेंसी एफिकेसी काफ़ी कम हो जाती है। CYP इनहिबिटर्स क्या करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को, हाफ लाइफ को बढ़ा देते हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन टॉक्सिटी यहाँ पे लिखे हुए कि जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि वारफरीन का लिखा हुआ कि जैसे जो ओमिप्राजोल होती है CYP3 एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, CYP3A4 को, जो कि वारफरीन को मेटाबोलाइज करवाता होता है, जो वारफरीन के मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर ओमिप्राजोल ले लोगे तो फिर वारफरीन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ CYP इनहिबिटर कौन से है, एरिथ्रोमाइसिन है, कीटोकोनाजोल है, रिटोनोविर, ठीक है, जो कि बहुत सारे CYP P450 को इनहिबिट कर देती है। कुछ ऐसे भी फेज 1 रिएक्शन होते हैं जो साइटोक्रोम P450 को इन्वॉल्व नहीं करते। फॉर एग्जांपल अमाइन ऑक्सीडेशन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कैटेकोलामीन, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, एथेनॉल ऑक्सीडेशन, एस्टरेज है और हाइड्रोलिसिस आ जाती है। फेज 2 के अंदर क्या होता है, फेज 2 के अंदर कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो मेटाबोलाइट होती है, प्रोडक्ट होती है, तो फेज 2 की नॉर्मली क्या होती है, इनएक्टिव होती है, काफ़ी ज़्यादा पोलर होती है, ग्लूकुरोनाइडेशन आती है, सिटाइलेशन आती है, सल्फेशन आ जाती है, इसके साथ एसाइलेशन है, मिथाइलेशन है, राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है किसके अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर या फेज 2 रिएक्शन के अंदर, ठीक हो गया। ओके, तो ये तो कवर हो गया। इसके बाद ड्रग क्लियरेंस बाय द किडनी, तो ड्रग क्लियरेंस बाय द किडनी, तो किडनी के यहाँ पर 3 फंक्शन लिखे हुए कि रीनल एलिमिनेशन के अंदर पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर इसकी सिक्रेशन होती है, फिर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन वाला मैकेनिज्म होता है। ओके, और सिक्रेशन के लिए भी कुछ ना कुछ कंपटीशन वगैरह के लिए होती है। और यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होती है, न्यू यूनिट्स होती है, उनके अंदर सिक्रेशन वाला मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ड्रग कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्लियरेंस काफ़ी कम से कम होती है। बाकी कहते हैं कि जो ड्रग को एलिमिनेट कराना तो फिर आपने फिल्ट्रेशन करवानी है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रेशन करवानी है और रीअब्जॉर्प्शन को आपने कम से कम करना होता है, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन को कम से कम करने के लिए आप क्या करते हो, पीएच को थोड़ा सा अल्टर करते हो, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही ड्रग डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल की तरफ मूव करती है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोई ड्रग अनचेंज है तो वो वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ सकती है, तो आपने क्या करना, यूरिन की पीएच को चेंज करना, जिसकी वजह से आप उस फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग को यूरिन के अंदर बढ़ा दो, बैक डिफ्यूजन को कम से कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीक एसिड को एलिमिनेट कराना तो आप यूरिन को अल्कलाइनाइज कर दो, यूरिन की अल्कलाइनेजेशन कर दो, या अगर आपने वीक बेसिस को एलिमिनेट करना तो फिर यूरिन की एसिडिफिकेशन कर दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। फॉर एग्जांपल जो फिनोबार्बिटल है ये वीक एसिड है, तो अगर वीक एसिड को अगर आपने निकालना है तो आप बाइकार्बोनेट के साथ दोगे जो कि यूरिन को अल्कलाइनाइज कर देगा, या आप उसके दोगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो कि यूरिन को अल्कलाइन कर देते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करके सिक्रेशन को या एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हो। अब एक्सक्रीशन बाय अदर रूट्स है, तो कहते हैं कि किडनी के अलावा कुछ एक्सक्रीशन इंटेस्टाइन से, बाइल से, लंग्स से, ब्रेस्ट मिल्क से हो जाती है, ठीक है। तो जो ओवरऑल बॉडी की क्लियरेंस होती है वो इन सबको मिलाने से बन जाती है, ठीक हो गया। ओके, तो ये आप देख लेना। कहते हैं कि कुछ क्लिनिकल सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा आल्टर हो जाती है और डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बाज़ों का ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन के अंदर हाफ लाइफ बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किडनी काम करना छोड़ गई है, या हेपेटिक ब्लड फ्लो कम से कम हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर, हेमरेज के अंदर, या एक्सट्रैक्शन रेशियो कम हो गई है, या मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, तो इस केस के अंदर हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हमें डोज को या फ्रीक्वेंसी के दोनों को कम करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब ये टॉपिक रह गया है डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज रेजिमेन, जिसके अंदर लीडिंग डोज है, लीडिंग नहीं लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ये क्या होती है, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।